कभी कभी राजनीति में ऐसे बिल आते हैं जो सिर्फ कानून नहीं बदलते बल्कि पूरे लोकतंत्र की बुनियाद हिला देते हैं। ऐसी ही एक कहानी है 131वें संविधान संशोधन विधेयक की। ये भारतीय राजनीति को एक बिल्कुल नया रूप देने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी, जो आखिर में नाकामयाब रही। ये सवाल हमें एक बहुत ही बुनियादी मुद्दे पर ले आता है। क्या हर भारतीय नागरिक के वोट की ताकत एक बराबर है? 131वां संशोधन विधेयक इसी सवाल को सीधे भारत की राजनीति के केंद्र में ले आया और इसने देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहसों में से एक को जन्म दे दिया। तो इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हम 5 हिस्सों पर नजर डालेंगे। पहले तो ये कि 50 साल से एक राजनीतिक फ्रीज क्यों लगा हुआ है। फिर देखेंगे कि ये 850 सीटों का प्रस्ताव आखिर था क्या। इसके बाद उत्तर और दक्षिण के बीच जो टकराव हुआ उसे समझेंगे। फिर बिल के नाटकीय अंत की बात करेंगे और सबसे आखिर में सबसे जरूरी सवाल कि अब आगे क्या। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस विधेयक को लाने की नौबत ही क्यों आई। इसके लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। देखिए, किसी भी लोकतंत्र के दिल में एक बहुत जरूरी प्रक्रिया होती है जिसे परिसीमन या डिलिमिटेशन कहते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा है। जैसे जैसे आबादी बदलती है, चुनावी क्षेत्रों की सीमाएं भी बदलनी चाहिए। ऐसा क्यों? ताकि ये पक्का हो सके कि हर वोट का मूल्य, उसकी ताकत लगभग बराबर बनी रहे। आज़ादी के बाद भारत ने 1952, 62 और 72 में परिसीमन किया भी, लेकिन 1976 में आकर सब कुछ बदल गया। एक बड़ी अजीब सी मुश्किल सामने आई। जो राज्य परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग को अच्छे से लागू कर रहे थे, उनकी आबादी कंट्रोल में थी। अब इसका नतीजा ये होता कि उनकी संसदीय सीटें कम हो जाती, मतलब अच्छा काम करने की एक तरह से सजा मिल रही थी। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। लोकसभा सीटों की संख्या को 1971 की जनगणना के आधार पर ही फ्रीज कर दिया, और ये फ्रीज बाद में 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। और इसी 50 साल पुराने ठहराव को तोड़ने के लिए सरकार लेकर आई 131वां संशोधन विधेयक, और इसमें एक बहुत ही क्रांतिकारी प्रस्ताव था। और ये प्रस्ताव सच में चौंकाने वाला था। इस बिल का मकसद लोकसभा की सीटों को 550 से बढ़ाकर सीधे 850 करना था। आप सोचिए, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक राजनीतिक भूकंप लाने जैसा था। मतलब संसद के निचले सदन में 56% की भारी भरकम बढ़ोतरी। सरकार का तर्क बहुत सीधा था। भाई, 1971 से आज तक भारत की आबादी लगभग 3 गुना हो गई है, और जब एक सांसद 20 लाख से ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट करता है तो इससे लोकतांत्रिक जुड़ाव और जवाबदेही दोनों कमजोर पड़ते हैं। तो इस विधेयक के 3 बड़े मकसद थे। पहला, सीटों को बढ़ाना। दूसरा, परिसीमन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए 2026 की जनगणना का इंतजार न करना पड़े, ये ताकत हासिल करना। और तीसरा, 2029 के चुनावों में ही महिला आरक्षण को लागू करने का रास्ता बना देना। लेकिन यहीं से कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। इस विधेयक ने भारत के एक सबसे गहरे राजनीतिक विभाजन को, यानी उत्तर और दक्षिण के बीच के तनाव को बिल्कुल सतह पर ला दिया। अब यहां 2 बिल्कुल अलग अलग तर्क आमने सामने आ गए। सरकार ने कहा, एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत ही लोकतंत्र है, जहां ज्यादा आबादी वहां ज्यादा सीटें, सीधी सी बात है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी राज्यों ने इसे सफलता के लिए सजा कहा। उनका कहना था कि हमने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति मानी, अपनी आबादी को कंट्रोल किया, और अब क्या हमें इसकी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी। और देखिए, दांव पर बहुत कुछ लगा था। अगर ये बिल पास हो जाता तो संसद में राजनीतिक शक्ति का पल्ला साफ साफ उत्तर भारतीय राज्यों की तरफ झुक जाता, और इसका असर सिर्फ सीटों पर नहीं पड़ता, बल्कि फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों, राष्ट्रीय नीतियां बनाने और संसाधनों के बंटवारे तक पर पड़ता। इससे दक्षिणी राज्यों का प्रभाव काफी कम हो जाता। दक्षिणी राज्यों के नेताओं के इस एक बयान में उनका सारा डर छिपा हुआ था। उन्हें लग रहा था कि उनके विकास और उनकी अच्छी नीतियों की वजह से ही राष्ट्रीय राजनीति में उनकी आवाज कमजोर पड़ जाएगी। तो इस गहरे मतभेद के साथ एक ऐतिहासिक टकराव के लिए मंच पूरी तरह से तैयार था। चलिए अब देखते हैं कि संसद के अंदर उस दिन आखिर हुआ क्या था। देखिए, संविधान में संशोधन करना कोई आसान काम नहीं है, खासकर तब जब वो देश के संघीय ढांचे पर असर डालता हो। इसके लिए विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है। मतलब सदन की कुल सदस्यता का बहुमत तो चाहिए ही, साथ में जितने लोग मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनका 2/3 बहुमत भी चाहिए। ये एक बहुत ऊंची दीवार है। तो 17 अप्रैल 2026 को जब वोटिंग हुई तो सदन में 528 सदस्य मौजूद थे।
बिल को पास कराने के लिए जो जादुई आंकड़ा चाहिए था वो था 352 वोटों का, लेकिन आखिर में बिल के पक्ष में पड़े सिर्फ 298 वोट, जबकि 230 सदस्यों ने इसके खिलाफ वोट किया। तो अंतिम नतीजा ये निकला, विधेयक 54 वोटों से गिर गया। ये सरकार के लिए एक बड़ी हार थी और विपक्ष के लिए एक जबरदस्त जीत। वोटिंग के बाद विपक्ष ने इसे अपनी एकजुटता की जीत बताया। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ब्लॉक के प्रमुख नेताओं में से एक राहुल गांधी ने कहा कि उनके गठबंधन ने मिलकर संविधान को बचा लिया है। दूसरी तरफ सरकार ने भी बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर महिला आरक्षण और देश के विकास के रास्ते में रोड़ा अटकाने का आरोप लगा दिया। बिल तो गिर गया, लेकिन जिस सवाल को लेकर ये लाया गया था वो आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। तो अब आगे क्या होगा? इस बहुत ही मुश्किल पहेली को सुलझाने के लिए अब कई रास्ते सुझाए जा रहे हैं, जैसे कि कुल सीटें तो बढ़ा दी जाएं, लेकिन राज्यों का जो अभी का कोटा है उसे कुछ और समय के लिए फ्रीज कर दिया जाए, या फिर राज्यसभा को और ताकतवर बनाकर सभी राज्यों को बराबर का प्रतिनिधित्व दिया जाए। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि परिसीमन का आधार सिर्फ आबादी क्यों हो, उसमें विकास के पैमाने भी जोड़े जाने चाहिए। और आखिर में 131वें विधेयक की ये पूरी कहानी हमें दिखाती है कि संविधान में विशेष बहुमत का जो नियम है वो एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है। ये पक्का करता है कि देश के बुनियादी राजनीतिक ढांचे में कोई भी बड़ा बदलाव बिना एक व्यापक आम सहमति के न हो पाए। और ये हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े और अंतिम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में राजनीतिक शक्ति तय करने का आधार सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या ही होनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही भारत के आने वाले भविष्य का स्वरूप तय करेगा।